अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम PSC 201 के लेसन नंबर 16 को देखेंगे। आज हम बात करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर की। इसका मतलब है कि दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो जो डेवलप यानी अमीर और डेवलपिंग यानी कि गरीब कंट्रीज़ के दरमियान बराबरी लाए। ठीक है। अब वो कहते हैं कि न्यू जो है वो कैसे अचीव हो सकता है। देखिए, सबसे जो पहली बात है, ट्रेड सिस्टम को फेयर बनाना होगा इसमें। आज अमीर कंट्रीज़ अपनी एग्रीकल्चर को सब्सिडीज़ देती हैं यानी उनकी हेल्प आउट करती हैं, जिससे उनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है यानी जो वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वो सस्ती हो जाती हैं और गरीब कंट्रीज़ कंप्लीट नहीं कर पाती। ठीक है। अगर ये सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। सेकंड नंबर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ज़रूरी है, यानी अमीर कंट्रीज़ के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। अगर वो टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज़ को दें तो उनकी इंडस्ट्री और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है डेवलपमेंट एड फेयर होनी चाहिए, यानी अक्सर हेल्प जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए होती है। न्यू के मुताबिक एड विदाउट कंडीशंस यानी बगैर किसी शर्त के होनी चाहिए ताकि जो असली डेवलपमेंट है जो है वो हो सके। इसके बाद जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बराबरी होनी चाहिए। चौथे नंबर पर ये पॉइंट है, यानी वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इन इंस्टीट्यूशंस में डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मिलनी चाहिए। ठीक है। न्यू और इस्लामिक वर्ल्ड में देखिए, अब मुस्लिम दुनिया की बात करते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज़ के पास बड़ी पॉपुलेशंस, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली ऑयल जैसे हैं, लेकिन फिर भी पॉवर्टी ज़्यादा है। ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और नेचुरल सोर्सेज जैसे कि ऑयल की पैदावार जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है मुस्लिम कंट्रीज़ में, लेकिन इनके बावजूद भी पॉवर्टी ज़्यादा है। क्यों? इनइक्वालिटी बढ़ रही है वहाँ पर। इसलिए न्यू उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद जो है वो हो सकता है। मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि OIC, SAARC, ECO, ये मिलकर न्यू को सपोर्ट कर सकते हैं और दुनिया में फेयर सिस्टम के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है। अगर फेयर ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी शेयर हो, एड सिंसेयर हो और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में इक्वालिटी हो तो दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा इंसाफ पर मबनी हो सकता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ें देखनी है न्यू एंड द इस्लामिक वर्ल्ड में, यानी सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ में क्या है, हमारे पास ऑयल है। ठीक है। और वो कहते हैं कि जो पॉपुलेशन सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन जो जिनको आवाज़ उठानी चाहिए वो SAARC, ECO एंड OIC, इनको ये करना चाहिए। और कैसे अचीव कर सकते हैं न्यू को, तो ये सारी चीज़ आपने याद करनी है। क्लियर? देन हम आगे आ जाते हैं न्यू कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस। अब हम बात करेंगे न्यू के चैलेंजेस के बारे में कि न्यू को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि न्यू एक अच्छा जो है वो आइडिया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आता है न्यू को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो क्या है, सबसे पहले इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं। यानी न्यूज़ ज़्यादा फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, लेकिन इन्वायरमेंट जो है उसको इग्नोर कर देता है। तो अगर डेवलपमेंट ऐसी हो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए तो वो सस्टेनेबल नहीं होती, यानी कि लंबे अरसे तक जो है वो नहीं चल सकती। सेकंड नंबर पर आ जाता है पावर शिफ्ट का प्रॉब्लम, यानी न्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलप कंट्रीज़ को अपनी पावर जो है वो प्रिविलेजेस छोड़नी होगी, लेकिन अमीर कंट्रीज़ आसानी से अपनी पावर नहीं छोड़ती, इसलिए इसमें पॉलिटिकल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। देन आ जाता है तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि डज नॉट इक्वल टू है ह्यूमन डेवलपमेंट के, यानी सिर्फ पैसा और इंडस्ट्री बढ़ाना ही डेवलपमेंट नहीं होता। ज़रूरी बात ये भी है कि लोगों की लाइफ बेटर होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह। तो न्यू इस बात को पूरी तरह एड्रेस नहीं करता। चौथे नंबर पर आ जाती है हमारे पास थर्ड वर्ल्ड का अपना एक जो है विजन है, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसे कहते हैं, वो क्या चाहती हैं। ठीक है। वो ये चाहती थी कि अपनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री हो और सेल्फ रिलायंस हो, यानी खुद मुख्तारी हो उनको अपनी इकोनॉमी दूसरों पर डिपेंड नहीं रखनी थी। ठीक है। पाँचवें नंबर पे थी कि स्ट्रॉन्ग स्टेट का रोल, यानी इन कंट्रीज़ का प्लान था कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो, स्टेट पॉलिसीज़ इंडस्ट्री को कंट्रोल करें ताकि प्रोडक्शन का हर स्टेज जैसे कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक अपने कंट्री के अंदर हो।
फिर था इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का प्रेशर, जैसे कि फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए उन्हें बाहर से मशीन्स और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, तो इसके लिए उन्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने पड़ते थे, चाहे रॉ मटेरियल्स जैसे कि ऑयल या कॉटन होगी या नए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए। 7वें नंबर पर हमारे पास है कि सक्सेस किस पर डिपेंड करती थी। देखिए, इन स्ट्रेटजीज़ की सक्सेस डिपेंड करती थी डेवलप कंट्री से कंसेशंस पर, यानी फैसिलिटीज़ वगैरह का मिलना। ठीक है, यानी अगर ये सपोर्ट ना मिले तो जो है न्यू का सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो है वो न्यू को इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग है। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स आपने ये देख लेना है न्यू का, ये ना आपको पूरा टॉपिक है, ये आपने अच्छे से याद रखना होगा चीज़ों को। तो ये देख लीजिएगा जो मैंने हाईलाइट की हुई है, देन हम आगे। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ ना व्हाट द थर्ड वर्ड, तो इसका जो आंसर जो है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रेलिएंट इंडस्ट्रियल नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री हो और सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद मुख्तारी हो। ठीक है, उनको अपनी इकोनॉमी जो है वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करनी थी। ठीक है, ये इसका जवाब है व्हाट द थर्ड वर्ल्ड का। देन आगे जो है हम आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे हम देखते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, इख्तिलाफ। ठीक है, दोनों का जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन दोनों का जो है वो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का आइडिया डिफरेंट था। देखिए, डेवलप कंट्रीज़ क्या चाहती थी, सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में रख कर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करें, वो ये चाहती थी। एंड डेवलपिंग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि कंप्लीट इंडस्ट्रीज़ अपने मुल्क में इस्टेब्लिश करें। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी डेवलप कंट्रीज़ क्या चाहती थी कि सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में रखकर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करें, और डेवलपिंग काम था कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है वो ये चाहती थी कि कंप्लीट इंडस्ट्रीज़ अपने मुल्क में इस्टेब्लिश करें। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। इसके बाद इंडस्ट्री का जो है वो किस तरह जो है वो बनाई जाए। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो डिमांड था वो ये था कि इंडस्ट्री का हर स्टेज उनके मुल्क में हो, जैसे रॉ मटेरियल्स, प्रोसेसिंग, फाइनल प्रोडक्ट तक, स्टार्ट से लेके एंड तक। इसे कहते हैं अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन, ताकि वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्टर ना रहें बल्कि फिनिश्ड गुड्स भी बनाएं। ठीक है, इसके बाद जो है डेवलपिंग कंट्रीज चाहती थी कि गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो इंडस्ट्रीज़ पर, पॉलिसीज़ स्टेट डिसाइड करें ताकि इकॉनमी उनके कंट्रोल में रहे, ना कि फॉरेन कंपनीज़ के। ठीक है, उनकी डिमांड था। फिर जो है वो एक मैनेजमेंट का भी इशू आया था यहाँ पर, कि उनकी ये डिमांड थी कि लोकल लोग, जैसे कि अपने मुल्क के जो लोग होते हैं वो लोकल होते हैं, तो लोकल लोग इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करें, ना कि फॉरेन मैनेजर्स सब कुछ कंट्रोल करें। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, देखिए, अगर डेवलप कंट्रीज़ बैरियर्स कम भी कर दें फिर भी गारंटी नहीं होती कि गुड्स सेल हो जाएं। इसीलिए डिमांड ये थी कि डायरेक्ट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स हो, यानी ख़ुद का डायरेक्ट जो है वो रसाई हो, डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, फिर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ ये भी चाहती थी कि अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, नेशनल रिसर्च को सपोर्ट मिले ताकि वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड ना रहें। फॉरेन कंपनीज अपना पैसा खुद लाएं, लोकल बैंक से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, ताकि रियल इन्वेस्टमेंट आए, सिर्फ कंट्रोल ना हो। डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूल्स में ये था कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुल्क में इन्वेस्ट हो, एक्सपोर्ट होने वाले प्रॉफिट पर लिमिट हो और रिस्क शेयरिंग हो, यानी सिर्फ लोकल कंट्री रिस्क ना उठाएं। ठीक है, इसमें जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का भी जो है वो रिएक्शन आया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने ये सब डिमांड्स रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहती थी कि अपनी सब्सिडीज़ बनाएं और उन पर पूरा कंट्रोल रखें। वो गवर्नमेंट कंट्रोल, प्रॉफिट लिमिट्स या लोकल अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। ठीक है, सो याद रखिएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ चाहती थी कि कंप्लीट कंट्रोल और फुल इंडस्ट्रीज़, जबकि मल्टीनेशनल कंपनीज चाहती थी कि पार्शल कंट्रोल और अपना फ़ायदा। इसी वजह से न्यू इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों साइड्स के इंटरेस्ट क्लैश करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों का याद रखना है अच्छे से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है इनका। देन हम आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने न्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की और उन्हें किन रियलिटीज़ का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात, उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये समझ आ गया कि वो अपनी मर्ज़ी का पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और एग्जिस्टिंग ग्लोबल सिस्टम, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया, यानी रीडिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी।
ठीक है। फिर जो है कुछ स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज़ ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की। वो फॉरेन कंपनीज़ को डायरेक्ट कंट्रोल देने के लिए रेडी नहीं थी। इसके लिए इसकी बजाय वो टर्न की फैक्ट्रीज़ ख़रीदती थी, मतलब रेडीमेड जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जो इंस्टॉल हो कर तुरंत काम शुरू कर दें, उन्हें हम टर्न की फैक्ट्रीज़ कहते हैं, ताकि कंट्रोल उनके पास रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशंस उनकी पॉलिसी के मुताबिक हो। ठीक है। इन कंट्रीज़ का ये प्लान था कि अकेले भी स्टेप्स लेना, यानी यूनिलैटरल एक्शन, और मिलकर निगोशिएशंस करना नॉर्थ साउथ टॉक्स जैसे, ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो सके। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने सोचा वो अपने रिसोर्सेज जैसे ऑयल, रॉ मटेरियल्स के कार्टल्स बनाएं, मतलब मिलकर प्राइस कंट्रोल करें। इससे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ पर प्रेशर डाल सकते थे और बेटर प्राइसेस डिमांड कर सकते थे। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अपने रिसोर्सेज पर नेशनल कंट्रोल हो, ताकि सप्लाई पर कंट्रोल हो, एक्सप्लॉयटेशंस यानी जो इस्तेमाल है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हो, ना कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़रूरत के लिए जल्दी जल्दी यूज़ किया जाए। क्लियर। जब इन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज का कंट्रोल और यूनाइटी हुई तो उनकी निगोशिएशंस पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। फिर वो डिमांड कर सकती हैं कि डेवलप कंट्रीज़ के मार्केट्स तक एक्सेस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के क्लियर रूल्स तक वो जो है वो डिमांड कर सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करें, इसे कहते हैं कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक दूसरे की मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है जो, और कम डिपेंडेंस और डेवलप्ड कंट्रीज़ हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोजीशंस में आ जाते हैं कंट्री। ठीक है। सो याद रखिएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कंप्रोमाइज़ भी किया, लेकिन साथ ही अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश भी की। रिसोर्सेज, यूनाइटी और कोऑपरेशन के ज़रिए वो ग्लोबल सिस्टम को अपने हक में जो है वो बदलना चाहती थी। तो गाइज़ आपने जो है इनको देख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे जो है वो क्या कहते हैं, अब हम देखेंगे कि ऑयल जैसे कि पेट्रोलियम से आने वाली एक्स्ट्रा इनकम, ऑयल सरप्लसेस को न्यू के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ किया गया था। देखिए, ऑयल सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो ये इसमें बताया गया है कि 1970s में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा पैसा मिला था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी। तो इस एक्स्ट्रा पैसे को कहते हैं ऑयल सरप्लस। यहाँ पर जो है वो दो डिफरेंट किस्म के जो है वो व्यूज़ दिखाए गए हैं, टू व्यूज़। यानी न्यू का मतलब सिर्फ ऑयल प्राइसेस बढ़ाना था। पहला व्यू था ये था कि न्यू का मतलब सिर्फ ऑयल प्राइसेस बढ़ाना था और इंडस्ट्रीज़ का शिफ्ट होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इस सोच के मुताबिक ऑयल का पैसा जो था जितना भी डेवलप कंट्रीज़ के फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि वो अपनी इकोनॉमी मैनेज करें और पुराना ग्लोबल सिस्टम चलता रहे। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, देखें, इस अप्रोच का नुकसान, डेवलपिंग कंट्रीज़ को रियल फ़ायदा नहीं मिला, सिर्फ एड का सिस्टम चलता रहा। मतलब अमीर कंट्रीज सिस्टम को चेंज करने के बजाय सिर्फ टेम्परेरी मदद देती रही। इससे अनफेयर सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। ठीक है। सो जो ऑयल सरप्लस था एक्चुअली उसे इसी तरीके से यूज़ किया गया। डेवलप कंट्रीज़ के सिस्टम को सपोर्ट मिला, डेवलपिंग कंट्रीज़ को रियल पावर नहीं मिली। सो 1970s के दौरान उम्मीद थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इस नैरो अप्रोच को रिजेक्ट करें। ग्रुप्स जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया NAM और ग्रुप ऑफ 77, ठीक है, G77 जिसे कहते हैं शॉर्ट में, ये मिलकर स्ट्रेटेजी बना रहे थे। उनका प्लान था कि रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस कलेक्टिवली बढ़ाना, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस बनाना, ताकि वो मिलकर डेवलप कंट्रीज़ पर प्रेशर डाल सकें, बेटर प्राइसेस हासिल कर सकें। ठीक है। सो फरवरी 1977 में डकार मीटिंग हुई। इसमें सॉलिडेरिटी फ़ंड और प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस के का आइडिया दिया गया। ये एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अप्रोच थी। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। रीजंस क्या थे इसकी, देखिए, डेवलप कंट्रीज़ का प्रेशर था, एंडलेस निगोशिएशंस यानी बातचीत ही चलती रही, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बाइस होना। ठीक है। यही रीजंस थी कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। ठीक है। सो पहले क्या था कि कलेक्टिव एक्शन यानी मिलकर प्रेशर डालना। बाद में क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन फंड्स का आइडिया आ गया, मतलब प्राइसेस को स्टेबल रखना, ना कि एग्रेसिवली बढ़ाना। सो इससे जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बार्गेनिंग पावर कम हो गई।
ठीक है। सो याद रखिएगा कि ऑयल सरप्लस एक पावरफुल टूल था, लेकिन उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया। स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव स्ट्रैटेजी फेल हो गई और सिस्टम ज़्यादा चेंज नहीं हो सका, इसलिए न्यू अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका। ठीक है, तो ये सारा आपने पॉइंट याद रखना है गाइज। तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर आ जाता है। आज जो दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें अमीर और गरीब का गैप बढ़ता जा रहा है। अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ेगी। सो साथ ही रिसोर्सेज की लिमिट्स भी हैं, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा पॉसिबल नहीं और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब इसका सलूशन क्या हो सकता है? देखिए, हमें अपनी वैल्यूज़ चेंज करनी होगी, यानी हमारी जो थिंकिंग है इनको चेंज करना होगा, और इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रक्चर को भी यानी कि बदलना होगा, ताकि ग्रोथ का फ़ायदा सिर्फ अमीर लोगों को नहीं बल्कि सब लोगों को मिले। ठीक है, तो यानी अगर सिस्टम चेंज ना हुआ तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इसलिए फेयर ग्रोथ के लिए वैल्यूज़ और सिस्टम दोनों बदलना ज़रूरी है। तो गाइज़ आप इसको अच्छे से देखिएगा। अब हम बात करेंगे न्यू की कुछ ज़रूरी कंडीशंस के बारे में, मतलब न्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट, देन जो है वो इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरे नंबर पर सोशल डेवलपमेंट, फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सियासी तरक्की है। गुड गवर्नेंस यानी अच्छा जो निज़ाम है ज़रूरी है ताकि इकॉनमी एफिशिएंट हो, रिसोर्सेज फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके बाद जो है वो इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, यानी सिर्फ ग्रोथ काफ़ी नहीं होती बल्कि ग्रोथ ऐसी हो जहां अमीर और गरीब का गैप ना बढ़े। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट आ जाती है। इसमें क्या होता है कि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, ताकि हर इंसान अपनी एबिलिटी यूज़ कर सके। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, यानी डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, लॉन्ग टर्म तक चल सके। यानी न्यू तभी सक्सेसफुल होगा जब अच्छा गवर्नेंस, फेयर इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन साथ साथ हो। ठीक है, तो ये भी सारे अपने याद रखने हैं। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रेलेवेंट वोकैबुलरी आ जाती है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लेसन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।